Good afternoon, everybody. Today we're going to discuss how we have to prepare our strategy if we have to, let's say, focus towards a particular component. And in this class, we will be talking towards the economics subject. कि अगर हम अपने economics subject की बात करते हैं from our UPSC CAPF assistant commandant paper point of view, then what are the things that we have to go into it? What are the previous trends that we have? What are the sources that we need to refer to? And what is the syllabus of economy? So today we're going to discuss this strategic, let's say, a discussion on this particular economics topic, and so that you guys have a wonderful insight into this whole domain, right? So we will begin the session. सबसे पहले अगर हम बात करें ना प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की, तो वो बहुत जानने जरूरी होते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. देखो, अगर आप देख सकते हो कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक करें, इफ वी लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के पोर्शन से. सो अगर हम बात करें, ज्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है. सो अगर हम बात करें, ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. अब सवाल यह उठता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, या इजी थे, डिफिकल्ट थे या मॉडरेट थे. सो इफ आई टॉक यू, लेट्स से एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई कुड से वर इन द कैटेगरी ऑफ simple to moderate. I don't think there could be any question that you can label it as a difficult question. अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स तैयार हैं, अपने एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं और आपने स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स का, देन दिस वुड बी वेरी वेरी, लेट्स से, इजी फॉर यू गाइज टू बेसिकली अटेम्प्ट द इकोनॉमिक्स पोर्शन इन दिस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम. तो ये चीज तो बड़ी सिंपल हो गई कि है ना, क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और जो लेवल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, सिंपल टू मॉडरेट लेवल आ रहा है. सो दोज हु आर बिगिनर्स, राइट, जिनको नहीं पता कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स हमें कहां से प्रिपेयर करनी है और वो चाहते हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन मिले, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक. देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो सबसे बेसिक सोर्स हो जाता है हमारा, जो स्टैंडर्ड हमारी क्या है, एनसीईआरटीज हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो है हमारी एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर इकोनॉमिक्स. और एक एनसीईआरटी है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ वो समझना बहुत जरूरी है अगर हमें इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को समझना है. तो ये बेसिक एनसीईआरटीज हैं. एक क्लास +1 की है और ये क्लास +2 की है. सो दीज आर द 2 बेसिक एनसीईआरटीज जो हमें पता होनी चाहिए, एक बार हमने रीड करी होनी चाहिए और इसके रिलेटेड हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अब उसके बाद आते हैं हमारे स्टैंडर्ड नोट्स, जो बेसिकली हम अगर कोचिंग लेते हैं तो वहां से हमारे बेसिक स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं जो हमें एक्चुअली में पढ़े होने चाहिए, तभी हम अगर बात करें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. और तीसरी चीज जो हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आजकल आप कोई भी एग्जाम उठा लो, दैट इज यू नीड टू हैव स्टडीड करंट अफेयर्स फॉर 1 ईयर एटलीस्ट. 1 साल का करंट अफेयर आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के अंदर, लेट से कोई स्कीम के बारे में पूछ लिया जाता है, कोई योजना के बारे में पूछ लिया जाता है, आप उसको आंसर करने के लिए बेटर इक्विप्ड हो. तो ये बेसिक 3 सोर्सेज हैं जो आपको हर हालत में कवर करने ही करने हैं, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गाइज स्टैंड अबव द रेस्ट. सो ये 3 सोर्सेज हैं जो बड़े ही, अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, एनसीईआरटी, ये 2 एनसीईआरटीज होगी, आपके स्टैंडर्ड नोट्स हो गए, और बेसिकली अगर हम बात करें करंट अफेयर्स हो गए 1 साल के एटलीस्ट, राइट. अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि चलो सर ये तो हम पढ़ लेंगे, बट थोड़ा सा सिलेबस भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, मैंने बड़े ही एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, सो दैट यू गाइज are aware that when you study economics, this is the way you have to go forward. Let's say ऐसे नहीं कि बीच में कोई भी चैप्टर उठा लो, नहीं, आपको एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है. जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हो, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जब हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको डिस्कशन करनी होगी 1947 के बाद क्या सिचुएशन थी. 1951 में लैंड रिफॉर्म्स आए, उसके साथ साथ हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए 1951 से 56, 56 से 67, देन हमारा 12th 5 ईयर प्लान
2012 टू 2017, और उसके बाद हमने उस पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया और प्लानिंग कमीशन की जगह हम क्या ले आए, नीति आयोग। तो नीति आयोग की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या बेसिक उसके प्रोग्राम्स हैं, क्या उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसी के बीच में हम इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक चीज तो क्लियर होगी, जो पहला टॉपिक है जो हमारा एक बेसिक फाउंडेशन रखेगा कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ और डेवलपमेंट। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में आती है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी। ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज है ये हम कहां पे सीखते हैं, वी स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ग्रोथ। बट क्या ग्रोथ सिर्फ अकेली होनी चाहिए, बाकी इंडिकेटर स्ट्रांग नहीं होने चाहिए? जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर्स, हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन के इंडिकेटर्स, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के थ्रू। और अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का, तो बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो वेरी मच नेसेसरी है किनके लिए? हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के पाथ में अगर हम चलेंगे ऑटोमेटिकली ग्रोथ का पाथ हम अचीव कर लेंगे, राइट? तो ऐसी चीजों की डिस्कशन होगी इस टॉपिक के अंदर, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इंडिकेटर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सेकंड हो गया हमारा टॉपिक, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। देखो, एक चीज तो आपको पता ही होगी कि आज के टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और सारे दुनिया में महंगाई आई है। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार एक डिसाइड करती है मेजर कि हमें इन्फ्लेशन को इस रेंज के अंदर रखना है, और वो रेंज क्या है? 2 से 6%। अब इस रेंज के अंदर सरकार इन्फ्लेशन को कैसे रखेगी? वो रखती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऐसे कुछ टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन। तो ये सारे जितने भी टूल्स हैं वी ट्राई टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और कितने तरह की इन्फ्लेशन होती है, किस किस वजह से होती है, वो सारी चीजें हम इन टॉपिक्स के अंदर कवर करते हैं, राइट? अब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अब हमारे पास आ जाता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज हम इसके अंदर कवर करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इसके अंदर कवर होता है, दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आई थिंक एवरीवन वुड बी अवेयर कि जब बैंक किसी को लोन देता है और उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट 90 डेज तक वापस नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसके रिलेटेड अभी करंट में क्या हुआ है? कोई नई कंपनी बनाई गई है, कोई नया बैड बैंक बनाया गया है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। किसके अंदर? बैंकिंग सेक्टर के अंदर। देखो, तैयारी हमेशा जब आपने करनी है इकोनॉमिक्स जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट की, वो हमेशा करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन से ही हो सकती है। अदरवाइज अगर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहोगे, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन थोड़ा करंट ओरिएंटेड पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर, जहां पे हमने बैंक्स के बारे में डिस्कस कर लिया और साथ में ये भी डिस्कस कर लिया कि जो इसके मेजर जो लेट्स से प्रॉब्लम्स है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। नाउ उसके बाद टॉपिक आता है फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन। मेरे ख्याल से ये सब लोग समझते होंगे, ये बेसिकली पार्ट है जो हमारा बजट होता है, जो सरकार एक साल के अंदर कितना खर्चा करती है और उसकी कितनी इनकम है, वो सारा किसके अंदर कवर होता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर। और सरकार अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकती है? टैक्सेशन के थ्रू। अब इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेशन आ जाएंगे, इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा, जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम कर लिया है और उसके थ्रू जीएसटी अब अप्लाई होता है काफी चीजों के ऊपर। वो सारी चीजें आप इस कंपोनेंट के अंदर कवर करते हो, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन। देन हमारे पास एक्सटर्नल मार्केट आ जाती है, एक्सचेंज रेट की बातें हो जाती हैं, जो आजकल बातचीत चल रही है कि किस तरह इंडिया अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। काफी कंट्रीज आफ्टर यूएसए हैज imposed sanctions on Russia over its war on Ukraine,
कैसे अब कंट्रीज फोकस कर रही हैं कि डॉलर की इंपॉर्टेंस को कम किया जाए और ट्रेड ज्यादातर अपनी करेंसीज में किया जाए। उसी के अगर हम बात करें, रशिया ने इंडिया के अंदर वॉस्त्रो अकाउंट खोले हैं, तो ये जो कंसेप्ट वॉस्त्रो अकाउंट का है ये अब करंट अफेयर्स के साथ पढ़ा जाता है जब हम एक्सटर्नल मार्केट की बातचीत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूएस डॉलर की वैल्यू है अगेंस्ट सर्टेन करेंसीज लाइक यूरो के अगेंस्ट काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। तो ये सब चीजें हम कहां पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स के साथ और स्टैटिक पोर्शन के साथ। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट। तो यहां पे दो तरह की मार्केट हो जाएगी, शॉर्ट टर्म हो जाएगी या लॉन्ग टर्म हो जाएगी। लॉन्ग टर्म को हम क्या कह देते हैं इसके अंदर? कैपिटल मार्केट। Then we have certain components like poverty and unemployment. I think सबको पता है कि इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा बाय मिड ऑफ 2023। उसका एक बड़ा इंपैक्ट क्या हो सकता है? या तो हम अपने जितनी भी वर्किंग फोर्स के अंदर लोग हैं उनको, पॉपुलेशन को हम नौकरियां दे देंगे। अगर हम नौकरियां नहीं दे पाए, सरकार की पॉलिसीज अच्छे से नहीं आई, तो वो सारे के सारे लोग किस सिचुएशन में आ सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में। तो ये ऐसी चीजें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए विद द इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और फाइनली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक एमएसपी, लाइक पीडीएस सिस्टम, लाइक एपीएमसी मंडीज, ये सब आपको पता होने चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, राइट, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी आप एक बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस पेपर के अंदर। तो ये हमारे, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे ब्रॉडली क्या हैं? इंडिकेटर्स हैं जो हमारा सिलेबस है। तो काफी कॉम्प्रोहेंसिव सिलेबस है बट बड़ा ही इजी सिलेबस है, ठीक है। ये अगर आपने पोर्शंस अच्छे से कर लिए, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड नोट्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स, देन लेट्स से इवन 7 क्वेश्चंस आ जाएं, 10 क्वेश्चन आ जाएं या 15 क्वेश्चन आ जाएं, एटलीस्ट आप 80 to 90% इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर। सो गाइस, दिस वाज इट रिलेटेड टू द preparation related to economics, that how we have to prepare generally for this particular subject if I talk about this particular paper, that is CAPF. So hope you were able to, let's say, learn something from this and you would be able to, let's say, replicate in your practical, let's say, आप इसको practicality में कर पाओगे और इसे replicate कर पाओगे। So thank you so much guys, till then take care, bye bye.